नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित अपनी दोस्त मिष्टी को एक होटल में लेके जाता है और उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, मिष्टी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? अब हाँ, वो मैं अच्छे से समझता हूँ कि हमें बस 1 साल हुआ है और आज मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम्हें अजीब लग रहा होगा। बात वो नहीं है कि मुझे अजीब लग रहा है, एक्चुअली बात कुछ और है। तो क्या बात है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त से बढ़कर हैं, समझी तुम? हाँ, लेकिन यार बात कुछ और ही है। लेकिन क्या? यार तुम प्योर वेजिटेरियन हो और मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो क्या हुआ? तुमको नॉनवेज खाने से रोक थोड़ी रहा हूँ। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा लेग पीस लेकर भागूंगा नहीं। अरे यार, मैं बंगाली हूँ और तुम खुद सोचो ना, मेरी सुबह की शुरुआत ऑमलेट खाकर और लंच चिकन तंदूरी खाकर और रात मटन खाकर बीतती है। तो तुम ही बताओ, हम दोनों कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे यार, बस इतनी सी बात? अरे वो तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। मतलब तुम नॉन वेज खाते हो? हाँ बाबा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? नहीं, अब सब ठीक है। मिष्टी रोहित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपना एक रोमांटिक पल साथ में बिताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद में रोहित अपनी माँ कनिका को मिष्टी की फोटो दिखाता है और उसके बारे में बताता है। उसकी माँ को मिष्टी बहुत पसंद आती है। कुछ समय बाद में वो हंसी खुशी रोहित और मिष्टी की शादी करवा देती है। ऐसे ही एक सुबह मिष्टी की सास उसे जगाते हुए बोलती है, अरे बहू, उठ जा, कब तक सोती रहेगी? हाँ माँ जी, उठ गई बस। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो आज तू अपनी पसंद का कुछ भी बना लियो। आज हम सब तेरी पसंद का खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी। मिष्टी को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी पहली रसोई में क्या बनाकर खिलाए। जिसके बाद में वो शॉप पर जाती है और कुछ अंडे लेकर आती है और उन अंडों से ऑमलेट बनाकर टेबल पर सर्व करती है। जिसके बाद में रोहित वहाँ आता है और ऑमलेट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो ये सब देखकर जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी मिष्टी की सास वहाँ आती है और टेबल पर ऑमलेट देखकर उसकी सास तिलमिलाते हुए बोलती है, हे राम जी, अरे अनर्थ कर दिया इस पापन ने, मेरा घर अशुद्ध कर दिया। क्या हुआ माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे डायन, पीठ में छुरा मारकर कहती है कि क्या हुआ? मतलब क्या है माँ जी आपका? साफ साफ बोलिए ना कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? अरे कुछ तो शर्म लिहाज किया होता ये सारी चीजें बनाने से पहले। पर ऑमलेट में बुराई ही क्या है? अरे बुराई ही बुराई है। लोग शादी करके अपने घर में बहू लेकर आते हैं लक्ष्मी के रूप में, और मैं तो कुलक्षणी लेकर आई हूँ। राम राम, छी छी। माँ जी, ऑमलेट ही तो है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अभी के अभी इस ऑमलेट को बाहर फेंक क्या, वरना मैं तुझे घर से फेंक दूंगी। माँ जी, आपको नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। ठीक है, खा, लेकिन आज के बाद तू मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाएगी। इतना बोलकर उसकी सास अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को मिष्टी के बारे में बताते हुए बोलती है, रोहित बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि वो लड़की मांस मच्छी खाती है, वरना मैं उसको अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ से झूठ बोलना पड़ेगा अब। अरे बोलेगा कुछ? अरे माँ, मालूम तो मुझे भी नहीं था कि वो नॉनवेज खाती है। मुझे तो अभी आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है। चल तू उसके पास और खुद उससे पूछ। अरे माँ, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं उससे शाम को बात कर लूंगा। ठीक है बेटा, मगर तू उसे अच्छे से समझा दियो, अगर उसे इस घर में रहना है तो ये सारी चीजें उसे छोड़नी पड़ेगी। अपनी माँ से झूठ बोलकर रोहित ऑफिस निकल जाता है। ऐसे ही शाम को रोहित ऑफिस से घर आकर सीधा अपने कमरे में जाता है। तभी मिष्टी अपने पति से बोलती है, क्या बात है रोहित, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता? यार, मेरे घर में बस मैं और मेरी माँ रहते हैं और माँ को नॉनवेज पसंद नहीं है। वो शुद्ध शाकाहारी हैं, मगर मैं बाहर खा लेता हूँ नॉनवेज। अच्छा। प्लीज यार, तुम ये बात माँ को मत बताना कि मैं भी नॉनवेज खाता हूँ। ठीक है। और माँ के सामने कभी कोई भी नॉनवेज मत बनाना। तुम्हें जब भी खाना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, वहाँ खा लेना। और माँ से जाकर कहो कि अब से तुम कभी नॉनवेज नहीं खाओगी। अच्छा ठीक है बाबा। तभी वहाँ रोहित की माँ आती है और बोलती है, रोहित,
बेटा तूने इसे समझा दिया ना। अरे माँ जी, अब आप चिंता मत करिए, मैं अब से इस घर में कभी नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। अरे इतना बड़ा परिवर्तन, वो भी बहू में, कैसे हो गया? माँ जी हो गया बस, और मैंने बोला ना कि अब से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो बढ़िया है, मगर जब तक मैं तुझे गंगा जल से शुद्ध नहीं कर देती तब तक तू रसोई का कोई काम नहीं करेगी। कनिका गंगा जल से सबसे पहले अपने पूरे घर को शुद्ध करती है और उसके बाद अपनी बहू को। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक शाम मिष्टी अपने पति से बोलती है, यार रोहित, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना नॉनवेज खाती हूँ, और अब अचानक से ये सब बंद हो गया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो यार प्लीज मुझे कहीं बाहर ले चलो, मुझे नॉनवेज खाना है। अच्छा ठीक है। रोहित मिष्टी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। दोनों जाकर वहाँ एक सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वेटर आता है और बोलता है, मैडम ऑर्डर। 2 नान, एक चिकन 65 और एक सोरसे मैच। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे लिए क्या मंगवाया तुमने? बेबी ये हम दोनों के लिए है। अच्छा मैं वॉशरूम से आता हूँ अभी। रोहित उस वेटर के पास जाकर उसको कुछ पैसे देता है और बोलता है, भाई कुछ भी नॉन वेज मत लाइयो, सब कॉर्न नगेट्स ही लाइयो, और मेरी बीवी पूछे तो बोल देना इंडिया के बाहर से आया है ये चिकन और फिश। रोहित के कहने पर वेटर चिकन नगेट्स की जगह कॉर्न नगेट्स की डिश लेकर आता है। जब मिष्टी खाना शुरू करती है तो बोलती है, ये चिकन नहीं है और ना ही ये फिश है। अरे मैडम, ये सब लंदन से मंगवाया है, इसलिए टेस्ट चेंज है थोड़ा। ओह, ऐसे ही समय बीतता जाता है और रोहित का जन्मदिन होता है। मिष्टी सारी तैयारियां अच्छे से करती है। सभी लोग उसके जन्मदिन में आते हैं। थोड़ी देर बाद में मिष्टी उसके लिए केक लेकर आती है। रोहित केक कट करता है और केक खिलाने से पहले मिष्टी से बोलता है, इसमें एग है? हाँ 3 एग हैं। यार मिष्टी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे और माँ से झूठ बोला। कैसा झूठ? आई एम हार्डकोर वेजिटेरियन और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए झूठ बोला कि मैं भी नॉनवेज खाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चिकन नगेट्स और कॉर्न नगेट्स में फर्क नहीं पता चलेगा? अरे पागल, मैं सब समझ गई थी कि जरूर इसके पीछे कुछ तो बात है। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ। अरे मैं भी ना बहू को बदलने की सोच रही थी, लेकिन बहू अगर तुझे ये सारी चीजें खानी ही हो तो बाहर जाके खा सकती है। माँ आप नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। तीनों एक दूसरे को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब जब भी मिष्टी का मन नॉनवेज खाने का होता तो वो बाहर जाकर खा लेती और घर में सबके साथ में वेज खाना खाया करती। सोहम दिखने में बहुत ही हैंडसम था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी होकर घूमा करती थी, लेकिन वो दीवाना था तो सिर्फ श्रेया का। श्रेया उसके बचपन की दोस्त थी, उसके बचपन का प्यार थी। वो कॉलेज खत्म होने के बाद से ही कहीं पर गायब हो गई थी। सोहम अपने ऑफिस में बैठा उसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अमन वहाँ आकर उसे ऐसे देखकर बोलता है, क्या भाई, कहाँ खोया रहता है? अरे काम वाम में मन नहीं लगता क्या? ना तो जी भर के देखा, ना ही कुछ बात की, बस आरजू थी मुलाकात की। अरे किससे मुलाकात की आरजू थी? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। अमन सोहम को ख्यालों से बाहर लाने के लिए उसके कान के नीचे एक लगाकर तमाचा मारता है कि तभी अचानक सोहम अमन को देखकर कहता है, अरे अमन, तू कब आया? आवाज तो लगाता यार, तू भी ना। वाह भाई वाह, इतनी देर से भूखे जा रहा हूँ। अरे अपनी दुनिया से बाहर निकलेगा तभी तो दिखूंगा ना। मेरी दुनिया तो उसमें समाई है जिसने ना जाने कब से मेरी नींद उड़ाई है। अरे ओ मजनू भाई, अरे तू जिसके ख्यालों में गुम है ना, वो किसी और से सेट ना हो चुकी हो। अमन की ये बात सुनकर सोहम उससे कहता है, नहीं यार, मेरा दिल कहता है कि वो आएगी, जरूर आएगी। वो मेरा बचपन का प्यार है, वो भूलेगी नहीं। अच्छा फिर ना तू उसके सामने गाना गाना, अरे जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अमन की बात सुनकर सोहम एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है और अमन इस बार उसको होश में लाने की जगह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक सुबह सोहम अपने घर पर बैठा नाश्ता कर रहा होता है। वहीं पास में बैठी उसकी माँ कुसुम उससे कहती है, अरे ओ सोहम बेटा, तू कब शादी करेगा?
मुझे अपनी बहू का मुंह दिखाएगा भी या नहीं? माँ, जिसका मुझे इंतजार है वो मुझे मिल जाए, बस फिर चटमंगनी पट ब्याह होगा। अरे पता नहीं कौन सी हूर की परी ढूंढ रहा है मेरा बेटा, जो अभी तक मिली ही नहीं उसे। माँ, परी नहीं है, बचपन का प्यार है मेरा, बचपन का। सोहम कॉलेज के बाद से श्रेया का पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसको वो कहीं नहीं मिलती। अब वो उसका इंतजार करता है और उसको यकीन होता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसका इंतजार खत्म हो जाएगा और श्रेया उसे जरूर मिलेगी। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर जाते हैं। सोहम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, यार सोहम, क्या लगता है तुझे श्रेया मिलेगी मुझे? कहीं उसके इंतजार में मेरी ये भरी जवानी खराब ना हो जाए। पर यार मन नहीं मानता ना, क्या करूं? कुछ टाइम और वेट करूंगा, अब वरना माँ की पसंद जिंदाबाद। सोहम को श्रेया से बचपन से ही प्यार होता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में श्रेया के आने का बहुत टाइम तक इंतजार करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहम अपनी बाइक से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी बाइक के आगे से एक लड़की गुजरती है। बाइक से उसकी टक्कर न हो जाए इसीलिए सोहम जोरों से ब्रेक लगा देता है और बाइक लड़की के पास जाकर रुक जाती है। सोहम उस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रेया ही होती है। सोहम उसको देख ही रहा होता है कि तभी वो उससे कहती है, हेलो सोहम, व्हाट अ सरप्राइज यार, कहाँ खो गए थे तुम? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोहम के कोई जवाब ना देने पर श्रेया एक बार दोबारा उससे बोलती है और इस बार गुस्से में चिल्ला कर बोलती है, सोहम? हाँ, ओ श्रेया, तुम कहाँ थी? तुम्हें कितना ढूंढा मैंने, कहाँ चलेगी थी बिना बताए? अरे मिस्टर सोहम, क्या एक्सप्रेस गाड़ी की तरह भागे जा रहे हो? अरे एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी? कहीं चलकर बात करें, वरना मैं यहाँ खड़े खड़े बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम पीछे बैठो, हम कॉफी शॉप चलते हैं। सोहम श्रेया को अपनी बाइक पर लेकर पास के ही एक कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ दोनों एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं और श्रेया उससे कहती है, सोहम, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद शहर चली गई थी आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के थोड़े समय बाद ही पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद माँ अकेली रह गई और उनका खर्चा चलाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए मैंने जॉब करना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं और अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभा सकूं। और अब मैं शादी नहीं करूँगी। जो हुआ वो गलत था, पर आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी ना श्रेया। क्यों करनी पड़ेगी? मैं नहीं करूँगी। मैं मेरी माँ को जिंदगी भर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। सोहम को आखिरकार उसके बचपन का प्यार मिल ही गई थी, लेकिन श्रेया की शादी ना करने की बात से वो परेशान हो गया था। कुछ ही देर में दोनों अपनी कॉफी खत्म करते हैं और फिर सोहम श्रेया को उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर लौटता है। घर आकर वो सोच रहा होता है कि किस तरह श्रेया को अपने दिल की बात बताई जाए कि तभी वहाँ पर कुसुम आती है और सोहम से बोलती है, बेटा अब कर लेना शादी, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है ये। माँ, जिसका इंतजार था वो तो मिल गई, पर अरे वाह, मतलब मेरी बहू मिल गई है, भगवान का शुक्र है। पर बेटा दिक्कत क्या है? माँ, दिक्कत ये है कि इसके बाद सोहम अपनी माँ को सारी बातें बता देता है, जो कुछ भी उससे श्रेया ने कहा था। अपने बेटे की बातें सुनकर कुसुम उससे कहती है, बेटा जो लड़की अपनी माँ के लिए अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहने को तैयार है, वो तो मेरे घर में आके मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। बेटा कुछ भी कर, लेकिन उसे मना ले तू। वही तो ना माँ, कैसे मनाऊं यही समझ नहीं आ रहा बस। अच्छा तू एक काम कर, तू उसकी माँ से बात कर और उनको बता कि तू उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। वो तेरी मदद जरूर करेंगी और ज्यादा दिक्कत हुई ना तो मैं आके बात कर लूंगी उनसे। कुसुम की बातें सुनकर सोहम श्रेया को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। कुछ ही देर में श्रेया सोहम की बताई हुई जगह पर उससे मिलने आती है, जिसके बाद सोहम उससे कहता है, यार श्रेया, इतना टाइम हो गया आंटी से मिला भी नहीं हूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने पर अपने घर ले जाओगी? अरे वाह, तुम माँ से मिलना चाहते हो? वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। श्रेया सोहम को अपने घर ले जाती है, जहाँ श्रेया की माँ शांति
दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और सोहम को पहचान भी लेती है। साथ ही वो बोलती है, अरे सोहम बेटा, इतने टाइम बाद बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। अरे वाह आंटी, आपको मैं याद हूँ, इतने टाइम बाद जो देखा है। अरे बेटा, याद क्यों नहीं होगे? श्रेया हमेशा तुम्हारी ही तो बात करती रहती थी और बचपन के दोस्त हो तुम दोनों, तुमको क्यों नहीं पहचानूंगी? अच्छा आंटी, ये मेरी बात करती थी? वैसे क्या बात करती थी? क्या माँ, आप भी क्या लेकर बैठ गए? मैं कोई बातें नहीं करती थी। आप दोनों कोई और बातें कीजिए, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। श्रेया के जाते ही सोहम शांति को सारी बातें बताता है कि वो उनकी बेटी से कितना प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है, लेकिन श्रेया शादी नहीं करना चाहती। उसकी ये बातें सुनकर शांति कहती है, बेटा सोहम, शादी वो भले ही नहीं करना चाहती, पर वो प्यार जरूर करती है, वो भी तुमसे, और वो भी बचपन से। लेकिन तुम्हारे अंकल के जाने के बाद में उसने सब कुछ भुला दिया, और मेरी खुशी के लिए तुम उसको मनाओ, वो जरूर मान जाएगी। क्या श्रेया भी मुझसे प्यार करती है? कुछ ही देर के बाद श्रेया वहाँ आती है, जिसे देखकर सोहम बोलता है, सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं पर दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है, और वो शख्स मेरे लिए तुम हो श्रेया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बचपन से, और तुमको किस्मत में भी शामिल करना चाहता हूँ। सोहम, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और वो भी आज से नहीं, बचपन से। पर तुम जानते हो ना कि मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। क्यों नहीं है? मैं हूँ ना, उनका एक बेटा भी है अब, और माँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी हमारे घर में। पर सोहम, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही तुम्हारी माँ को ये मंजूर होगा। इतने में वहाँ पर सोहम की माँ कुसुम आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जब सोहम की माँ उसके साथ रह सकती है तो तेरी माँ क्यों नहीं रह सकती? तू उसकी चिंता मत कर, बस मेरे बेटे को हाँ कर दे। बिल्कुल नहीं, मैं सोहम तब तक तुम्हें हाँ नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे गाना नहीं गाकर प्रपोज करोगे। ठीक है मैडम, मेरी बेसुरी आवाज को बर्दाश्त करना। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोहम का गाना सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, और कुछ ही समय के बाद सोहम और श्रेया दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है, और वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बहुत ही ज्यादा खुशी से करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। रोहन को इतना लेट तक सोता देखकर उसकी माँ सीमा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, रोहन बेटा, बेटा उठ जा, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, मालिक बन गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समय पर तू काम पर नहीं जाएगा। क्या 8 बज गए? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आज पापा भी नहीं आए वॉक के लिए, उन्होंने ही लेट करवाया है। रोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा को कभी नहीं भूल पाएगा, पर इस सच को स्वीकार कर ले कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। माँ, लोगों के लिए गए होंगे वो, पर मेरे पापा हर पल मेरे साथ हैं, मुझे गिरने पर उठाते हैं, मेरे पीछे मेरी दीवार बनकर खड़े हैं, और बाप को भला एक बेटा कैसे भूल सकता है। रोहन की ये बातें सुनकर उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहन के पिता सोमनाथ की मौत बीमारी के चलते 1 महीने पहले हो चुकी थी। उसके पिता के अच्छे काम और रुतबे को पूरा शहर जानता था और उनकी इज्जत करता था। उन्हीं की परछाई उनका बेटा रोहन, जिसने अपने पिता के जाने के बाद उनकी शान को और आगे बढ़ाया। लोगों की मदद करने और उनके हक के लिए खड़े रहने के लिए भी रोहन ने अपने पिता जैसी ही जगह लोगों के दिलों में बनाई थी। रोहन अपने पिता के बहुत करीब था, इसीलिए उनके जाने का सच वो अब तक स्वीकार नहीं कर पाया था। एक दिन रोहन अपनी कार से घर आ रहा होता है कि रास्ते में उसकी कार को 4 गुंडे रोकते हैं और उनका लीडर उससे बोलता है, ओए हीरो, चल बाहर आ। रोहन गाड़ी से बाहर आता है और उनसे कहता है, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्यों रोका मुझे ऐसे? तेरी बारात ले जाने के लिए रोका है। अबे साले, दिख नहीं रहा क्या गुंडे हम? तेरी इज्जत तो लूट नहीं सकते क्योंकि तू छोरा है, तो तेरे पे जो पैसे और ये गाड़ी है, अबे वही तो लूटेंगे। अब जो भी तेरी जेब में ना, चल वो निकाल ले। अब देखो, तुमको पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर ये गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की थी,
ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। अबे देगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी देगा। बहुत हो गया तेरा। अगर पापा को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ भाई हम तो डर गए। सुन बे, तेरे बाप को भी लाएगा कॉलर पकड़ के। रोहन का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर था। अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द उसे गवारा नहीं था। तभी वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके एक कंधे पर एक हाथ उसे महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, पापा देखो, अब मत रोको। इनको आराम से बोला था पैसे ले लो, पर ये लातों के भूत है, बिना पिटे नहीं मानेंगे। रोहन को ऐसे खुद से बातें करता हुआ देखकर गुंडे बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही गुस्से में कहते हैं, ओ पागल वागल है क्या? यार दिमाग पे चोट लगी है, किससे बात कर रहा है? अरे मेरा छोड़ो, अपना सोचो। अब तो मेरे पापा मेरे साथ हैं, तुमको कौन बचाएगा? रोहन की इस बात को सुनकर गुंडे गुस्से में उस पर हमला करते हैं और रोहन भी उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच उनमें हाथापाई होती है। रोहन अकेला उन चारों पर भारी पड़ जाता है और उन सभी को धूल चटाकर रोहन जाते जाते कहता है, ओह, जब बाप साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत बेटे का कुछ नहीं मिटा सकती, समझे? मेरे पापा मेरा गरूर हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। चलिए पापा। रोहन वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुँचता है, जहाँ उसके चेहरे पर खरोच के निशान देखकर उसकी माँ बोलती है, रोहन बेटा ये चोट कैसे लग गई तुझे? कहाँ लड़के आया है तू? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ और पापा साथ थे मेरे, कुछ होने ही नहीं देते मुझे। कहाँ है पापा तेरे? दिखा, मैं भी मिलूं उनसे। ये रहे पापा, आप भी ना माँ को परेशान मत करो। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी इन बातों से उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को उसके पिता से अलग करके। अरे जान था वो अपने पिता की और वो भी हर मोड़ पर अपने बेटे की मदद किया करते थे, पर उनके जाने के बाद मेरा बेटा तो पागल सा हो गया है। एक बेबस माँ की तरह सीमा अपने बेटे की इस हालत के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रोहन अपने पापा के कपड़े पहनकर नाश्ता करने आता है और उसको अपने पिता के कपड़ों में देखकर सीमा बोलती है, बेटा रोहन, तेरे कपड़े गंदे तो नहीं थे? कल ही तो धुलवाए थे मैंने, फिर तूने अपने पापा के कपड़े क्यों पहने? माँ, आप कहती हो ना कि मैं पापा की परछाई हूँ, देखो लग रहा हूँ ना एकदम उनके जैसा। बेटा ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तेरे पापा बैठे हैं। काश वो होते तो ये देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते और ताव से कहते, देखा आखिर मेरे कपड़े में मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा जच रहा है। वाह माँ, पापा ने सेम यही कहा था अभी मुझे देख के। तू अपने ख्यालों से बाहर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। शाम को तुझे लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऑफिस से जल्दी आ जाइयो। पर माँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी, इतनी क्या जल्दी है? अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या तू? और वैसे भी मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब शादी के लायक हो गया है तू। अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो मना नहीं करेगा मुझे। ठीक है माँ। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला देवी अपनी बेटी रचना के साथ रोहन के घर उन्हें देखने आती है। रोहन भी समय से पहले ही घर आ जाता है। सभी साथ में बैठे होते हैं और सीमा को रचना पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हुए वो बोलती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। माँ, ये शादी तभी होगी जब पापा हमारे साथ होंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। रोहन की इस बात पर सीमा अब गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है, रोहन बस बहुत हो गया तेरा। अरे कब मानेगा तू कि तेरे पापा अब नहीं रहे? तेरी इन हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कभी सोचा है तूने? अरे तेरे से ज्यादा मुझे दुख है इस बात का कि तेरे पापा अब नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे पति थे। पर तू कब समझेगा इस बात को? माँ, पापा मेरे साथ हैं, वो कभी मुझे छोड़कर गए ही नहीं हैं और अब उनको सबके सामने आना ही पड़ेगा। पापा आओ, आप सबके सामने, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा आपका आशीर्वाद लिए बिना। रोहन अपने पापा को आवाज लगाता है, इधर उधर देखता रहता है। सभी उसको पागल समझने लगते हैं। उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने सोमनाथ आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर सीमा रोते हुए कहती है, आप जिंदा हो? अरे आप कहाँ थे अब तक? बेटा, अब तुझे ये जानना पड़ेगा
कि मैं तेरे साथ आगे नहीं रह सकता। अरे रचना के रूप में तुझे तेरी जीवन साथी मिल ही गई, अब मुझे मुक्ति दे दे। मैं कब का मर चुका हूँ, जिंदा रखा है तो मुझे मेरे बेटे ने। उसका मोह, उसका प्यार मेरी आत्मा को उसके पास खींच लाया, लेकिन पर पापा, मैंने आपके बिना जीना ही नहीं सीखा। कैसे रहूंगा मैं? मेरा गुरूर, मेरा वजूद हो आप। अरे तेरे जैसा बेटा पाकर तो मुझे गर्व होता है खुद पर। तूने मुझे मर के भी जिंदा रखा है, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन बेटा, संसार के नियम को हम नहीं बदल सकते। ठीक है पापा, लेकिन मेरी शादी में आप आशीर्वाद देने जरूर आओगे, तभी मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा। और जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी, आपको मेरे पास आना होगा। ठीक है बेटे, मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। सभी रोहन और सोमनाथ के रिश्ते की मिसालें देते हैं। साथ ही वो सभी लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोहन की शादी में भी आते हैं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी होती है और शादी के वक्त सोमनाथ दोनों को आशीर्वाद देने आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटे जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना। और रोहन, तुम मेरी परछाई हो और हमेशा रहोगे। अपना ध्यान रखना बेटे, और अपनी माँ का भी। इतना कहकर सोमनाथ सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सीमा को भी अब अपने बेटे के पागलपन के पीछे की सच्चाई पता लग चुकी थी। इसके बाद वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।